हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू स्टैंडर्ड्स। मैं हूं तमन्ना। हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। आज हम करेंगे अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट, जो है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया टिल 1991। हम 1991 तक इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आफ्टर 1991 इंडिया की जो इकोनॉमी प्लानिंग थी वो चेंज हो गई थी। इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे जिसकी वजह से एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ था। वो हम चैप्टर 5th में पढ़ेंगे। बट स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सब बेसिक डेफिनेशंस हैं जो उनको कवर करेंगे, एग्जाम में पूछी जाती हैं। देन फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या? किसी भी तरीके के एक गवर्नमेंट होती है जो गोल सेट करती है, स्ट्रेटजीज बनाती है कि जो एक कंट्री का ग्रोथ है वो किस तरीके से होगा। जितने भी रिसोर्स होते हैं कंट्री के पास, उस सब को किस तरीके वाइजली यूज़ किया जाए कि उससे हमारा ग्रोथ भी हो और हमारा डेवलपमेंट भी हो, इम्प्रूव लाइफ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अच्छे हो जाएं। ठीक है, गवर्नमेंट इस इकोनॉमी प्लानिंग के लिए क्या करती है? पॉलिसीज़ बनाती है, रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है। ठीक है, काम क्या होता है कि अभी इकॉनमी में चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, किस तरीके की इकॉनमी है, और प्रिडिक्शन करेंगे कि फ्यूचर में किस तरीके के इकॉनमी ट्रेंड्स आ सकते हैं। उसी तरीके से जो है पूरी प्लानिंग की जाती है, स्ट्रेटजीज बनाई जाती है और गोल्स को सेट किया जाता है। जो बेसिकली एम्स होता है हम प्लानिंग का, वो यही होता है कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, इन्फ्लेशन होता है, जो महंगाई हो जाती है। ठीक है, एजुकेशन, इनकम गैप्स हैं जो भी लोगों के बीच में, मतलब जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं, वो जो गैप है उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो इकोनॉमी प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बीच में गवर्नमेंट क्या करती है? सेट करती है गोल्स, स्ट्रेटजीज बनाती है कंट्री की ग्रोथ के लिए। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है क्वांटिटेटिव चेंज। एक कंट्री के गुड्स और सर्विसेज में एक पीरियड के बाद जो आपको क्वांटिटेटिव चेंज देखने को मिलता है। जैसे कि आप बोल सकते हो पहले एक फैक्ट्री थी, अब वो 2 हो गई हैं, तो आपको देखने को मिल रहा है ना कि क्वांटिटी में चेंज हुआ है। पहले एक थी, अब 2 हो गई हैं। पहले इतना प्रोडक्शन होता था, अब वो प्रोडक्शन जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। तो वो दिख रहा है ना कि वो प्रोडक्शन पहले इतना था, अब इतना हो गया। मतलब क्वांटिटी में जो चेंज आता है, आप बोल सकते हो जीडीपी में इंक्रीज़ होता है, या जो भी टोटल आउटपुट हमारे कंट्री का इकोनॉमी का आ रहा है उसमें जो इंक्रीज़ होता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप दोनों चीज़ों को एक ही तरीके से यूज़ करते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट दोनों अलग अलग हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? क्वान्टिटेटिव चेंज आना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? क्वालिटेटिव चेंज आना। जब आपको, जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है वो 4th इकॉनमी है, बट वो इकॉनमी तो इंक्रीज़ है, जीडीपी में तो इंक्रीज़ हो रहा है, पर क्या वो जो भी क्वालिटी है वो आपको इंडिया के बीच में देखने को मिल रही है? अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, किसी भी तरीके से पॉवर्टी कम हुई है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है जो वो इंक्रीज़ हुआ है? नहीं हुआ है ना। तो वो ग्रोथ शो करता है, डेवलपमेंट शो नहीं कर रहा है। डेवलपमेंट होता है जब एक्चुअली जो ग्रोथ हो रहा है उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा लोगों की ज़िंदगी में। आप कह सकते हो इकोनॉमी डेवलपमेंट वो प्रोसेस होता है जिसमें कि एक कंट्री जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है एक बहुत छोटी सिचुएशन से या बहुत ही पोर कंडीशन से एक प्रॉस्पेरियस तक। ठीक है, जहाँ पे सारे के जो सिटीजन्स हैं उनको एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिलता है, बेटर हेल्थ मिलती है, फैसिलिटी मिलती है, एजुकेशन दिए जाते हैं। ठीक है, द लास्ट वन इज़ पर कैपिटा इनकम। मैंने आपको जीडीपी पढ़ाया था। जीडीपी क्या होता है? जिसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं, कि एक इकॉनमी के बीच में जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है एक पर्टिकुलर एरिया के बीच में। ठीक है, पर कैपिटा इनकम होता है कि पर पर्सन एक एवरेज टाइम पे बंदा क्या अर्न कर रहा है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? पर कैपिटा इनकम, जो भी हमारा टोटल इनकम होता है, जीडीपी होता है, नेशनल इनकम होता है, उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से। तो हमें पता चल जाता है कि एवरेज तौर पे एक पर्सन जो है वो क्या अर्न कर रहा है। ठीक है, अगर आपको पता है कि एक एवरेज तौर पे बंदा क्या कमा रहा है तो आप पता कर सकते हो कि इसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा, कंट्री की सिचुएशन किस तरीके की चल रही है, और फिर आप उससे जो है कंपैरिजन भी कर सकते हो दूसरे लोगों के साथ, रीजन के साथ और कंट्रीज़ के साथ। ओके, थैंक यू। सो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इकोनॉमी प्लानिंग पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंडिया में आफ्टर 1947 इकोनॉमी प्लानिंग हुई थी। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू स्टैंडर्ड्स। मैं हूं तमन्ना। हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इसका पार्ट फर्स्ट है जो उसमें मैंने बेसिक डेफिनेशंस बताई हुई हैं। आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग किस तरीके से की गई थी 1947 के बाद में। ठीक है, हम 1991 तक पढ़ेंगे क्योंकि उसके बाद जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, एलपीजी इंट्रोड्यूस होगा जो हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है,
सो 1947 के बाद किस तरीके की प्लानिंग की गई, किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग फर्स्ट है कि इंडिया के बीच में जिस इकोनॉमिक प्लानिंग थी वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग थी। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जिसमें हम सारे एस्पेक्ट्स को लेकर चलते हैं, मतलब सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं होगी या सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं होगी, हर चीज़ को लेकर चलेंगे। ग्रोथ भी देखेंगे, डेवलपमेंट भी देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी देखेंगे, ठीक है, पॉवर्टी भी देखेंगे, हर चीज़ को लेकर हम जो है वो डेवलपमेंट देखेंगे। तो इंडिया में जो है प्लानिंग कमीशन मार्च 1950 में बनाया गया था। 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी और 1950 में हमने प्लानिंग कमीशन बनाया था, जिसने जो है किस तरीके से इंडिया में प्लानिंग होगा वो सब कुछ जो डिसाइड करता था वो प्लानिंग कमीशन था। तो फाउंडेशन थी जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की इंडिया में, वो किसके एस्टेब्लिशमेंट से की गई थी? प्लानिंग कमीशन की, जो 1950 में बनाया गया था। जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, इसने जो अपना पहला मेजर प्लानिंग इनिशिएटिव लिया था, स्टार्ट किया था, वो कहाँ से था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इन्होंने 5 ईयर प्लान्स का इंट्रोडक्शन किया था इंडिया में। हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो 1951 में लॉन्च हो गया था। और उनको कौन चेयरमैनशिप दे रहा था? पीएम, जो हमारे उस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे, वो थे जो चेयरमैन थे किसके? प्लानिंग कमीशन के 1951 में, जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो हमारे जब नेक्स्ट इलेक्शन हुए थे 2015 में, तो हमारे पीएम चेंज हुए थे और कौन बना था? नरेंद्र मोदी बने थे, जिन्होंने जनवरी 1 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन से जिसका नाम है नीति आयोग, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं? 5 ईयर प्लान एक सिस्टम था, इन्होंने बोला था कि 5 साल तक हम एक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, जैसे 5 साल तक हम एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे, फिर नेक्स्ट 5 ईयर तक हम इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट देखेंगे, उसके नेक्स्ट 5 ईयर तक सेल्फ सफिशिएंसी देखेंगे। इस तरीके से 5-5 के आप बोल सकते हो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए थे, ठीक है। तो जो प्लानिंग कमीशन थी उसने जो 5 ईयर प्लान का जो सोचा था, मतलब एक मॉडल था, वो कहाँ से सोच के बनाया था? सोवियत मॉडल से। हमारा जो यूएसएसआर था उसका 7 ईयर प्लान्स होते थे, ठीक है। उस मॉडल से इंस्पायर्ड होके 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो बनाए गए थे प्लानिंग कमीशन के द्वारा, ठीक है। हमारे जो हैं टोटल 12 5 ईयर प्लान्स हुए हैं। 1951 में पहला लॉन्च हुआ था और जो हमारा 12th प्लान है वो 2017 में जो है वो एंड हो गया था, ठीक है। इस टाइम पीरियड में जब हमारा 12th 5 ईयर प्लान चला था 2012 से लेकर 2017 तक, इसी बीच में प्लानिंग कमीशन को किससे रिप्लेस किया गया था ऑफिशियली? नीति आयोग से। किसके डिसीजन पे? हमारे पीएम जो थे उस टाइम नरेंद्र मोदी के डिसीजन पे, ओके। सो हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं, 12 हैं टोटल। यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं 1st 2nd 3rd 4th, उनका पीरियड दिया हुआ है कि कितने टाइम पीरियड थे और उनके ऑब्जेक्टिव भी दिए कि पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान के क्या ऑब्जेक्टिव है। जैसे फर्स्ट है उसका था एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट, सेकंड है उसका था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, थर्ड है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन इकोनॉमी। सेल्फ सफिशिएंसी होती है खुद पे डिपेंड होना, बाहर से किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होना, सेल्फ रिलायंस होना, ठीक है। फोर्थ है सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ होता है कि आप खुद भी रिसोर्सेज को यूज़ करो, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखो। फिफ्थ है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को हटाने के लिए। सिक्स्थ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। सेवन्थ है मॉडर्नाइजेशन लगानी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करनी है, ठीक है। एट्थ है ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है, मतलब जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, पीपल है, उनको स्किल्स प्रोवाइड करनी है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, हेल्थ प्रोवाइड करनी है, ओके। नाइन्थ है रूरल डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग। रूरल डेवलपमेंट होता है जो भी गाँव वाले इलाके हैं उनको हम रूरल एरियाज़ बोलते हैं, उनका डेवलपमेंट करना है। और जो भी प्लानिंग है वो सिर्फ सेंटर से नहीं हो, स्टेट लेवल पे भी हो, लोकल लेवल पे भी हो, ठीक है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करनी है। 10th है इंक्रीज ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है डेवलपमेंट पे या किसी भी चीज़ पे उसको क्या करना है? इंक्रीज़ करना है। 11th है जो पीपल है उनको ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। और जो 12th है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया कि रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि हम भी यूज़ करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए। अगर आपको कोई पूछ ले कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो जो पर्टिकुलर प्लान का एक ऑब्जेक्टिव है ना, इसको हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं कि थोड़े टाइम पीरियड के लिए 5 साल के लिए ऑब्जेक्टिव है, 5 साल वो चेंज हो जाएगा, तो इनको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव हैं या जिन्हें हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि जो हमारा 5th ईयर प्लान है ये 1961 से हुआ, उसके बाद 66, ठीक है। इधर 3 साल का गैप है। उसके बाद आप देखो तो जो हमारा नेक्स्ट प्लान है ये वाला 7th वाला, इसमें भी 2 साल का गैप है, तो ठीक है। इन 5 ईयर प्लान्स में 2-3 बार हमने एनुअल प्लान्स किए थे। एनुअल प्लान होता है जो ईयरली प्लान्स होते हैं, ठीक है। 3 बार हुए थे, तो वो क्यों हुए थे? वो इसलिए हुए थे क्योंकि आप बोल सकते हो कि जो प्लान था वो फेल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू स्टैंडर्ड्स। मैं हूँ तमन्ना।
हम आज आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी वो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था, जिसका कि लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, और लॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारे प्लानिंग के। स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ मैंने आपको बताया था, जब इनकम में इंक्रीज़ होता है, नेशनल इनकम में, जीडीपी पे इंक्रीज़ होता है या पर कैपिटा में इंक्रीज़ होता है, जब हमें देखने को मिलता है तो हम उसको बोलते हैं कि ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ को बढ़ाना है, मतलब लोगों की अपनी जो कंट्री की नेशनल इनकम है उसको इंक्रीज़ करना है, जीडीपी को इंक्रीज़ करना है, पर कैपिटा को इंक्रीज़ करना है, जो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है कि कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको एक्सपैंड करना है, और जितने भी सेक्टर हैं हमारे सबकी जो है एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस होता है कि जो हमें चाहिए वो खुद हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करें, ठीक है, और हमें बाहर डिपेंड नहीं होना पड़े इम्पोर्ट्स पे अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी। जितने भी रिसोर्सेज हमें चाहिए उसको हम खुद डेवलप करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। सोशल जस्टिस एंड इक्विटी अगर आप सिंपल वर्ड्स में बोलो तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है वेल्थ और इनकम का। जो भी वेल्थ आ रही है या जो भी इनकम आ रही है, ये नहीं है जो गरीब है वो बहुत ही गरीब होते जाए और अमीर है वो बहुत ही अमीर होते जाए। तो एक जो प्रॉपर वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो करना है, पॉवर्टी को कम करना है, और जो सोसाइटीज़ हैं डिफरेंट अर्बन और रूरल उनको एक पॉइंट पे लाके खड़ा करना है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी साइंटिफिक मैथड्स का आप इंट्रोडक्शन करते हो। टेक्नोलॉजी होगी तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। प्रोडक्टिविटी होता है कितना हम वो कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। एफिशिएंसी होती है कितनी तेज़ी से काम हो रहा है। तो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी जितने भी सेक्टर हैं हमारे, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। ये पॉइंट पीछे ये इक्विटी वाला रिपीट है कि हमें रीजनल डिस्पार्टीज़ है, जो इनकम इनइक्वालिटीज़ है उनको कम करना है। एक ऐसा डेवलपमेंट करना है जिसमें जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनका भी अपलिफ्टमेंट हो और जो अर्बन है वो भी क्या हो, मेंटेन हो। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, जो भी ह्यूमंस होते हैं, पीपल होते हैं, उनको बोलते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स। तो उनका डेवलप करना है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, अच्छी हाउसिंग फैसिलिटीज़ अच्छी प्रोवाइड करनी है, उनका स्किल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर उनका स्किल डेवलपमेंट होगा, उनका हेल्थ अच्छी होगी, उनका एजुकेशन अच्छा होगा, तो वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे डिफरेंट सेक्टर्स में, एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेंगे और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सस्टेन रखना इन्वायरमेंट के, मतलब ये नहीं है कि हम ग्रोथ कर रहे हैं तो डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट को बिल्कुल ही डिग्रेड कर देंगे। इस तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, सस्टेनेबल यूज़ करना है रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का, कि हम तो यूज़ करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या हो, बचा पाएँ, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट आपका लास्ट, कि जो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, बेसिक नेसेसरी जैसे आपकी हाउसिंग है, आपका हेल्थ केयर, आपका एजुकेशन, आपकी सैनिटरी कंडीशन है, ये चीज़ें चाहिए होती हैं इंसान को एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सब बेसिक नीड्स जो हैं ये सब प्रोवाइड की जाए लोगों को, ताकि ग्रोथ भी हो और डेवलपमेंट भी हो, ना कि सिर्फ देखने से। इन रियल जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हमें अपने पीपल्स की चाहिए वो भी हो। ओके, तो ये टॉपिक होता है ख़त्म। अगर आपको पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक and subscribe the channel. Press the bell icon for the upcoming videos. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू स्टैंडर्ड्स। मैं हूं तमन्ना। आज हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी परस्यूड अंडर प्लानिंग इन इंडिया टिल 1991 तक। इंडिया के प्लानिंग के बीच में जो भी मेजर फीचर्स थे जो अडॉप्ट किए थे या परस्यू किए थे इंडिया ने, आज हम वो स्टडी करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फीचर्स ऑफ इकोनॉमी प्लानिंग इन इंडिया। फर्स्ट है मिक्स्ड इकॉनमी मॉडल। इंडिया का जो मॉडल था इकॉनमी का वो फिक्स्ड इकॉनमी मॉडल था। फिक्स्ड इकॉनमी थी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके जो है वो काम कर रहे थे। मिक्स्ड मॉडल इसलिए लिया गया था क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके काम करेंगे और जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसको क्या किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा। नेक्स्ट है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। मॉडल हमारा मिक्स था, गवर्नमेंट भी था और प्राइवेट भी था, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था या किसी को ज़्यादा से ज़्यादा छूट दी जा रही थी तो वो पब्लिक सेक्टर था। प्राइवेट सेक्टर पे इतना आप बोल सकते हो इतना फ्री नहीं था, इतना लिबराइज नहीं था। उस पर जो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, बहुत सारे रेगुलेशंस लगाए थे गवर्नमेंट, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर था उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंस है। जो भी की इंडस्ट्रीज थी हमारी, स्टील, माइनिंग, कम्युनिकेशन, वो सारी की सारी स्टेट के कंट्रोल के अंदर थी और वही जो है स्टेबिलिटी उसकी मेंटेन करता था, इंश्योर करता था और प्रोटेक्ट भी करता था, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस बनाए हुए थे
पब्लिक सेक्टर पे तो ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल था ही, जो प्राइवेट सेक्टर था उसको बिल्कुल तरीके फ्रीडम नहीं दी गई थी। आप बोल सकते हो कि कोटास थे, उसके पास 1991 तक इंडिया में लाइसेंस राज रहा है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस लेना होता है, और काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो पब्लिक सेक्टर के अंदर ही थी, जिसमें कि जो हमारा मतलब प्राइवेट सेक्टर है ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे रेगुलेशन लगाए गए थे। मोटो ये था कि जो भी बाहर की कंपनीज़ हैं या बाहर के पीपल हैं, उनसे जो है उनके कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट होता है जो हम बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है, और सब्सटीट्यूशन होता है उसको चेंज करना। तो इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करो, जो चीज़ें आप बाहर से मंगवा रहे हो, फॉरेन पे डिपेंड हो कंज्यूम करने के लिए, उसको आप क्या करो, अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन करो, मतलब खुद प्रोड्यूस करो। इससे क्या होगा कि जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बूस्ट होगा, और जो हमारी न्यू इंडस्ट्रीज़ ओपन हो रही है वो भी क्या होगा, ग्लोबल कंपटीशन से जो है बचेंगी, प्रोटेक्ट होंगी। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है। इंपोर्ट होता है लाना, इंपोर्ट को बोला कि सब्सटीट्यूट करो, और एक्सपोर्ट को प्रमोट करो। जब आपका एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट ज़्यादा हो तो आपको ट्रेड में डेफिशिएट आ जाता है, मतलब एक तरीके का लॉस हो जाता है। तो ठीक है, तो इन्होंने बोला कि इंडिया का ट्रेड में पहले ही डेफिशिएट चल रहा था स्टार्ट से, ब्रिटिशर्स के टाइम से, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे और बाहर से इम्पोर्ट करते थे अपना रॉ मटेरियल, जिसकी फंडिंग भी इंडिया को नहीं आती थी। तो उन्होंने बोला कि इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करो, मतलब इंपोर्ट कम करो, बाहर से खुद प्रोड्यूस करो, और एक्सपोर्ट को प्रमोट करो, मतलब आप बाहर जो बेच रही हो चीज़ें वो ज़्यादा करो। इससे क्या होगा कि इंडिया जो है फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा अर्न करेगा फॉरेन एक्सचेंज को, और जो हमारे ट्रेड डेफिशिएट हैं वो भी बैलेंस हो जाएंगे, और ग्रोथ में जो है वो सपोर्ट मिलेगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, आपको पता है ब्रिटिशर्स थ्रू जो है ये कंपनी के थ्रू ट्रेड करने के लिए इंडिया में आए थे, और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया। तो एक तरीके का डर था कि जब बाहर से कंपटीशन आएगा तो जो इंडिया है उसको बीट नहीं कर पाएगा, इसलिए इन्होंने क्या किया, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए टैरिफ लगाए, कोटाज लगाए, और भी तरीके के जो हैं वो बैरियर्स लगाए। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल होता है जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है ना, आपको जैसे बाहर से कंपनीज आती हैं यहाँ पे डेवलप होती हैं, एमएनसीज होती हैं, तो उस पर कंट्रोल किया कि कितना फॉरेन ट्रेड आएगा, कितना बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितनी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इंडिया में लगा सकते हैं। उसके जो कोटास थे या उसकी जो परमिशन थी वो बहुत कम रखी गई थी, रिस्ट्रिक्शन लगाया था। मेरे जो मोटो था वो यही था कि जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको फॉरेन ट्रेड जो है वो डोमिनेट ना करे, और जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं वो क्या हो, सेफ गार्ड हो। ओके, थैंक यू। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू स्टैंडर्ड्स। मैं हूं तमन्ना। सो आज हम आपके सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया ने जो भी प्लानिंग की थी, इकोनॉमिक प्लानिंग थी, जिस भी तरीके की प्लानिंग थी, हमने चैप्टर में पढ़ा, 5 ईयर प्लान्स आए थे, प्लानिंग कमीशन हुआ था, फिर वो नीति आयोग से चेंज हुआ था, तो उनके क्या अचीवमेंट्स हुई थी और क्या फेलियर हुई थी 1991 तक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अचीवमेंट्स। इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स किए थे, उसके बाद मिक्स्ड इकॉनमी जो है उसका अडॉप्ट की थी। तो प्लानिंग था, इकॉनमिक ग्रोथ देखने को मिला, 3.5% का जो इकॉनमिक ग्रोथ रेट था वो हमें देखने मिलता है इकॉनमी में। कॉलोनियल एरा था जो हमारा, उसकी जो इकॉनमिक कंडीशन थी उससे काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो एक प्रोग्रेस है जो इकॉनमिक ग्रोथ में देखने को मिली। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जब ब्रिटिशर्स गए थे यहाँ से तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब हमने 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए तो हमारा जो सेकंड और थर्ड 5 ईयर प्लान था वो स्पेशली किस पे फोकस था, इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के ऊपर और सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर, कि हमने जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है और इम्पोर्ट्स कम करने हैं। तो आपको एक अच्छा खासा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर प्रोग्रेस, एग्रीकल्चर जो है उसको भी हमने क्या किया था, प्रोग्रेस हुआ था, वो भी बढ़ा था। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन हमने हाईब्रिड वैरायटी जो सीड्स थे वो यूज़ करना स्टार्ट किए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ लाई, फर्टिलाइजर्स यूज़ करना स्टार्ट किए, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जो है वो यूज़ में लाया और एग्रीकल्चर का प्रोग्रेस किया। आपको पता है जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए थे तो उस टाइम हमारी जो कंडीशन थी एग्रीकल्चर सेक्टर की वो स्टेगनेट थी। तो आप बोल सकते हो कि प्लानिंग के थ्रू हमें एग्रीकल्चर में भी प्रोग्रेस देखने को मिला। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन, पावर, इरिगेशन, जितनी भी इकॉनमी एक्टिविटी है और उसको कनेक्ट करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है उस सब की डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई थी इंडिया की प्लानिंग में।
जो और लास्ट है एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो हमारा पब्लिक सेक्टर था कि इंडस्ट्रीज़ थी, बैंकिंग थी, हमने क्या किया, उसे खुद डेवलप करने की कोशिश की, मतलब पब्लिक सेक्टर को भी बढ़ाने की कोशिश की प्राइवेट के साथ साथ। और पब्लिक सेक्टर बढ़ा जैसे ही, तो जो हम आप बोल सकते हो कि हमारी जो प्रोग्रेस थी वो ज़्यादा देखने को मिली, क्योंकि अब इम्पोर्ट कम किया जा रहा था और एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जा रहा था। ओके, सो नेक्स्ट है फेलियर्स। इंडिया ने अचीवमेंट लिया, मतलब हमने अचीव किया, लेकिन जिस तरीके का हमें प्रोग्रेस चाहिए था उस तरीके का प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला। मतलब हमने 5 इयर्स प्लान में एक टारगेट सेट किए थे कि हम इतना ग्रोथ लेंगे, इतना डेवलपमेंट लेंगे, बट आप बोल सकते हो कि जो हमने टारगेट सेट किया था वहाँ तक हमने अचीव नहीं किया, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। तो जो ग्रोथ हो रहा था, आप बोलो इकॉनमिक ग्रोथ हो रहा हो, जहाँ हमारे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो रहा हो, इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट हो रहा हो, वो सफिशिएंट नहीं था। तो फर्स्ट पॉइंट है स्लो इकॉनमिक ग्रोथ। इकॉनमिक ग्रोथ हो रहा था, अगर आप कॉलोनियल एरा देखो, उससे काफ़ी हद तक इंडिया की इकॉनमिक ग्रोथ हुई थी, लेकिन ग्रोथ बहुत स्लो था। जिस तरीके का इकॉनमी एडवांसमेंट और प्रोग्रेस हमें चाहिए था उस तरीके का नहीं हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत ज़्यादा पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट आपको इंडिया में देखने के मिलेगी। प्लानिंग करने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के बीच में देखने को मिलेगी, क्योंकि आप बोल सकते हो कि जितना भी हमारा गवर्नमेंट थी, पब्लिक था, प्राइवेट सेक्टर था, वो जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करा पा रहा था, या आप कह सकते हो जो पीपल थे उनके पास उतना स्किल या वो लेवल नहीं था जिसकी ज़रूरत से वो एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट करे। सेकंड है इनइक्वालिटी। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग का वो था इक्विटी के, जो रिच और पोर है उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, मतलब रूरल और अर्बन को हमने बराबर पे लेकर आना है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इनइक्वालिटी बढ़ती गई। रूरल और अर्बन एरियाज़ के बीच में जो डिफरेंस था वो बढ़ता ही चला गया। जो सोशल इक्वालिटीज़ थी लोगों के बीच में वो बढ़ती चलेगी। इकॉनमी इनइक्वालिटीज़ भी थी, वो भी ज़्यादा होती चाहिए। तो जो इक्विटी का हमारा ऑब्जेक्टिव था मेन प्लानिंग का, वो हम अचीव नहीं कर पाए। इनइक्वालिटी और पब्लिक सेक्टर जो है वो एक्सपैंड हुआ था पहले से, लेकिन ब्यूरोक्रेसी है वो अच्छे से काम नहीं करे। आपको पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा करप्शन है, पोर मैनेजमेंट है, किसी भी तरीके को ध्यान से नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर एक्सपैंड तो हुआ पर इनसफिशिएंट था। इनसफिशिएंट होता है कि प्रॉपरली वो काम नहीं कर रहा था, जिस एफिशिएंसी का उसको रिजल्ट देना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं दे रहा था। नेक्स्ट है निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। इनिशियली हमने क्या किया कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमने एग्रीकल्चर के ऊपर सपोर्ट किया, उसके बाद हमारा सारा का सारा जो फोकस था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर हो गया, और जो एग्रीकल्चर का सेक्टर था उसको हमने कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पहले इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फूड शॉर्टेजेस हो गई थी। और आपको पता है एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन है इंडिया का, तो एग्रीकल्चर को निगलेक्ट करना आप बोल सकते हो कि एक हमारा फेलियर था प्लानिंग का, क्योंकि हमारा मोटो क्या था कि एग्रीकल्चर को इंक्रीज़ करना है, ना कि उससे फोकस कम करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया का बैकबोन है या मेन सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल बोलोगे कंक्लूजन क्या आया, तो हम ये नहीं बोलेंगे अचीवमेंट्स नहीं हुई, अचीवमेंट्स हुई। 1951 से अगर 1991 तक आप देखो तो इंडिया का जो इकॉनमी डेवलपमेंट था वो हुआ, लेकिन ये है कुछ चैलेंजेस आए। जो डेवलपमेंट हुआ वो उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा जहां पहुंचना चाहिए था या जहां तक रिक्वायर्ड था, बट हम ये नहीं बोलेंगे अचीवमेंट नहीं हुआ। अचीवमेंट लिया इंडिया ने, बट उस पॉइंट तक नहीं जहाँ हमें चाहिए था। ओके, थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब the channel and press the bell icon for the upcoming videos.